नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने मगध का उत्कर्ष देख लिया था। हमने देखा था किस तरह से मगध के ऊपर 3 राजवंश जो है क्रमिक रूप से शासन करते हैं। नंबर 1 हर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश, उसके बाद में हमने देखा था नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। उसके बाद में धीरे धीरे 9 शासक लगभग उस पर शासन करते हैं और एकदम उनका जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। अब धनानंद के बाद में जो है मौर्य शासन जो है मगध के ऊपर कब्जा कर लेता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के ऊपर कब्जा करता है उसको वो छोटी सी स्टोरी है, हम उसे देख लेते हैं पहले। तो क्या होता है कि एक बार कौटिल्य नाम का एक ब्राह्मण धनानंद की दरबार में जाता है और धनानंद उसकी बेइज्जती कर देता है। कौटिल्य देखने में बहुत अच्छा नहीं था तो उसकी सूरत का मजाक उड़ाता है धनानंद, और इससे दुखी होकर जो है कौटिल्य अपनी चोटी में गांठ लगा लेता है और धनानंद को चेतावनी देता है कि चुनौती देता है कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा, तब तक मैं इस गांठ को अपनी चोटी से नहीं खोलूंगा। ठीक है, तो इस तरह से वो उसको चुनौती दे करके वहाँ से चला जाता है और धनानंद अपने ही घमंड में चूर होता है कि मैं लगभग पूरे उत्तर भारत का स्वामी हूँ और मुझे कौन हरा सकता है। वास्तव में नंद जो शक्ति थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। अपने महापद्म नंद की बात की तो विश्व की सबसे बड़ी सेना उसके पास थी। ठीक है, उस मतलब तत्कालीन विश्व के अंदर उस टाइम के अंदर विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी महापद्म नंद के पास। ठीक है, तभी क्या होता है कि जब धनानंद शासन कर रहा होता है उसी समय भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यूनानियों के आक्रमण और ईरानियों के आक्रमण जो भारत पर हुए उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तभी धनानंद के शासनकाल के अंदर जो है उत्तर पश्चिम जो भारत है उसके ऊपर सिकंदर का आक्रमण होता है और इससे पूरे भारत में अव्यवस्था फैल जाती है। इसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य दोनों मिलकर के धनानंद के खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से भी मिलने गया था, लेकिन उसकी वाक्यों में जो स्पष्टता नहीं थी उसको वो भांप गया सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आदेश देता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही चालाक आदमी था और वो वहाँ से भाग जाता है, यानी भाग कर निकल जाता है। जब सिकंदर भारत से वापस चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तब भारत के अंदर जो यूनानी प्रदेश थे उनको स्वतंत्र कराने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और इसका काम उसने कहाँ से शुरू किया? पंजाब से। तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ उसका जन्म हुआ और उसके बाद में किस तरह से उसने मौर्य शासन की स्थापना की। ठीक है, तो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र जो अब बिहार में है। ठीक है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व, जब उसकी उम्र थी 47 से 48 साल के बीच में। श्रवण बेलगोला नामक एक जगह है, कहाँ? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? भद्रबाहु नामक एक साधु होता है जो जैन संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, इसके प्रभाव में आकर जैन संप्रदाय में भी जो दिगंबर संप्रदाय था या दिगंबर जो संप्रदाय था उससे संबंधित था। कौन? भद्रबाहु। तो इसके सानिध्य में मिल करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और कर्नाटक के अंदर श्रवण बेलगोला नाम की एक जगह है, कर्नाटक के अंदर श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी नामक एक पर्वत है वहाँ, चंद्रगिरी नामक पर्वत, उस पर्वत पर जाता है भद्रबाहु के साथ और संलेखना विधि, जिसे संथाला विधि भी बोलते हैं, उस संलेखना विधि से जो है अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है, इसको देखते हैं पहले। श्रवण बेलगोला के अंदर ये जो चित्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के जो है आगमन, जहाँ चंद्रगिरी में ये चित्र उसके बने हुए हैं। ये देखो, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को दर्शाती शैल चित्र। अधिकांश इतिहासकार का मानना है कि यह शिल्प चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु को दर्शाती है, परंतु कुछ इतिहासकार अन्यथा भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर अभी स्पष्ट नहीं है कि ये भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ही है। चलो टॉपिक पे फिर से आते हैं, आगे देखते हैं। इसकी पदवी देखते हैं। पदवी थी P.A. डंस। ठीक है, P.A. डंसन इसकी पदवी थी। उसके बाद में देखते हैं उसके पूर्व अधिकारी कौन था। उसके मतलब मगध के ऊपर जब वो राजा बना उससे पहले मगध का शासन किसके हाथ में था? नंद साम्राज्य के धनानंद के हाथ में उससे पहले शासन था। उसके बाद में उत्तराधिकारी इसका कौन था? सम्राट बिंदुसार, जो इसका पुत्र था बिंदुसार मौर्य। उसके बाद में धार्मिक जो मान्यता मैंने अभी बताया, उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और उससे संलेखना विधि से मोक्ष प्राप्ति की उसने जो है इच्छा जताई थी। उसके बाद में जो है जीवन साथी यानी कि उसकी जो वाइफ कौन थी वो देखते हैं। एक थी धुर्रा
और उसके बाद में हेलेना जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक है। उसके बाद में कहाँ उसको दफन किया गया, जहाँ श्रवणबेलगोला में उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए, वहीं उसको दफन कर दिया गया। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के मैसूर के अंदर चंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। ये चंद्रगिरी अभी हमने यहाँ इसकी बात की। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, सिकंदर के आक्रमण के समय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है समस्त उत्तर भारत के अंदर धनानंद द्वारा शासित था, मतलब उस समय धनानंद वहाँ था। उसके बाद में चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उच्छिन्न करने का निश्चय किया, यानी नंद वंश को क्या किया, खत्म करने का निश्चय किया। चाणक्य की तो पर्सनल दुश्मनी थी क्योंकि उसकी बेइज्जती की, लेकिन चाणक्य, एक स्टोरी इनके बारे में प्रचलित है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब बच्चा था, बहुत छोटा था, उस समय क्या हुआ, ये एक शिकारी के कब्जे में था, ठीक है। कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि मौर्य जो गण था उसका प्रधान जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, और उसी मौर्य के नाम के ऊपर मौर्य जो गण था उसी के नाम पर इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो है बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत से लोग जो है अलग अलग नाम से मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी माता का नाम मुर्रा था, इसलिए उसे मौर्य कहा जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी बातें इतिहास में प्रचलित है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, यानी जैन ग्रंथों के अनुसार जो बातें जो प्रचलित है उसके अनुसार, जब धनानंद के तिरस्कार करने के बाद में कौटिल्य जब जा रहा था अपने रास्ते, तो उसे शिकारी के पास कुछ बच्चे देखे। वो बच्चे एक गेम खेल रहे थे, यानी एक खेल खेल रहे थे, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो राजा का किरदार निभा रहा था और अपने साथियों के ऊपर इस तरह से हुक्म चला रहा था जिस तरह से वो एक राजा हो, ठीक है। तो उसका किरदार जो है, उसकी शख्सियत को देख करके कौटिल्य बहुत प्रभावित होता है और उसे 1000 दिनार दे करके उस शिकारी से खरीद लेता है और अपने साथ कहाँ ले जाता है, तक्षशिला ले जा करके उसे भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों की जो है गहन अध्ययन करवाता है और एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ और सुशिक्षित व्यक्ति उसे बना देता है। और बाद में वही चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारने में कौटिल्य की बहुत जो है बड़ी सहायता करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये दोनों निश्चय कर लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, नंद वंश को खत्म कर देंगे, ठीक है। निश्चय किया और अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए वो क्या करते हैं, नियमित जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का क्या कर लिया, प्रबंध किया, यानी कि उन्होंने एक सेना बना ली जो बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया जाता है, यानी नंदों का, ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके अंदर नंदों को मारने या नंदों को खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है, चाणक्य को, क्योंकि चाणक्य ने ही क्या किया था, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था युद्ध लड़ने के लिए। उसे बचपन से ही उसने युद्ध लड़ने की और बहुत से विषयों की जानकारी, जैसे राजनीति, इतिहास वगैरह की जानकारी जो दी, वो बचपन से उसे जानकारी किसने दी, चाणक्य ने दी। और बाद में यही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री बन जाता है। उसके बाद में अर्थशास्त्र जो समय चाणक्य ने लिखा में कहा है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, मलेच्छों और आटविकों तथा शस्त्रोपयोगी श्रेणियों से करनी चाहिए। देखो, जस्टिन नाम का एक विद्वान है जिसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के अंदर डाकुओं का जो उसको झुंड कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य सेना जो थी उसको डाकुओं का झुंड कहा है। लेकिन खुद अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य लिखता है कि चोरों, मल्लेच्छों और आटविकों तथा शस्त्रोपजय, यानी कि जो अपनी जीवन शस्त्र या विद्या से या लड़ करके अपने जीवन का उपार्जन करते हैं, उनसे जो है उनकी श्रेणियों से क्या करनी चाहिए, सेना का निर्माण करना चाहिए। अब विशाख दत्त ने एक ग्रंथ लिखा, मुद्रा राक्षस ग्रंथ का एक नाटक है ये, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक से क्या कर ली, संधि कर ली, यानी कि पंजाब और हिमालय यानी कि कश्मीर और इसके आसपास का जो क्षेत्र था जिसके ऊपर कब्जा किसका था, इस प्रवर्तक राजा का था, इससे क्या कर ली, संधि कर ली किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और धनानंद के खिलाफ उसका यूज किया। उससे पहले क्या किया उसने, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने जो है शक, यवन, किरात, कंबोज और पारसिक और वहिलक भी इसमें रहे होंगे, यानी कि उससे पहले उसने इस सेना के अंदर इन लोगों को भी शामिल कर लिया। अब प्लूटार्क के अनुसार क्या है, सांद्रोकोतस, अब ये सांद्रोकोतस और एक नाम और मिलता है एंड्रोकोतस, ये दोनों के दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। और सर विलियम जोन्स, कौन, सर विलियम जोन्स,
नाम के एक विद्वान थे, जिन्होंने सर्वप्रथम ये दो नाम एंड्रोकोतस और सांद्रोकोतस जो यूनानी ग्रंथों में मिलते हैं, इनका तदात्म्य में सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से बिठाया। अब प्लूटार्क क्या कहता है कि सांद्रोकोतस यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्लूटार्क और जस्टिन ये दोनों के दोनों यूनानी लेखक हैं। इन दोनों के अनुसार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख लोग बताए जाते हैं और इन 6 लाख सैनिकों की सहायता से उसने संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति कहाँ सुदृढ़ की, मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब के उत्तर उसके अंदर सबसे प्रथम उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र्य यानी कि स्वतंत्रता युद्ध का संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया। यानी यवन लोग जो कि यूनानी लोग थे, ग्रीक लोग, जो सिकंदर के टाइम के अंदर भारत के अंदर सिकंदर ने जो राज्य जीत लिए थे, उनको वापस जीतने का काम किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये यानी सिकंदर, जब सिकंदर यहाँ से वापस जा रहा था तो बेबीलोन नाम की एक जगह है जहाँ सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो भारत के ऊपर, भारत के अंदर जितने भी राज्य थे जिसके ऊपर सिकंदर ने अधिकार कर लिया था, उनको वापस जीतने का काम कौन कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोतस के नेतृत्व में दासता का बंधन को तोड़ फेंका। ठीक है, यानी कि जस्टिन जो खुद एक क्या है, यूनानी लेखक है, वो खुद कहता है कि भारत ने क्या किया, दासता यानी कि यूनानियों ने भारत के अंदर जिन जिन क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था, उन सब क्षेत्रों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने छुड़वा लिया, यानी कि उनका जो है बंधन उसने तोड़ के फेंक दिया। उसके बाद में यवन राज्यपालों को मार डाला, यानी कि भारतीयों ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो डाकुओं और मलेच्छों की जो सेना बनाई थी उससे क्या किया, वो जो यवन राज्यपाल यानी कि जो यहाँ पर गवर्नर बिठा करके सिकंदर वापस गया था, उन सबको मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 223 ईसा पूर्व में आरंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व या उसके बाद मिली होगी। यानी कि बहुत लंबा उसे टाइम लग गया इस राज्य को वापस जीतने के लिए, क्योंकि इस वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप युदेमस नाम का एक आदमी था, ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। और चंद्रगुप्त यानी कि जब 317 की बात कर रहे हैं कि युदेमस नाम का एक क्षत्रप था जिसने भारत अपनी सेनाओं के साथ भारत के जितने राज्य थे उनको खाली करके वो चला गया। ठीक है, उसके बाद में भारत छोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक जो है जानकारी कहीं नहीं मिलती है, सिवाय जस्टिन और प्लूटार्क के कुछ एक जो वर्णन है उसके अलावा हमें कहीं भी यवनों के साथ युद्ध के बारे में उसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। इस सफलता में उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिले, यानी कि पंजाब और सिंध का जो पूरा क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके लिए भी एक बहुत सारी जो है स्टोरियाँ प्रचलित है, जैसे ही पंजाब और सिंध चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ गए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि अब मुझे मगध पर सीधा आक्रमण करना चाहिए, और मगध पर उसने सीधा पाटलिपुत्र जो उसकी राजधानी थी उस पर हमला कर दिया। लेकिन प्रथम युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद से हार जाता है। ये एक स्टोरी है जो जैन ग्रंथों में प्रचलित है। उसके बाद में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जब हार करके जंगल में भटक रहा था, उसी समय उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। उसने एक रोटी बनाई, जो रोटी एकदम गर्म थी और फूली हुई थी, यानी कि उसके अंदर भाप भरी हुई थी। बच्चा बहुत भूखा था। उसने अचानक से उस रोटी के ऊपर हाथ मारा और उसका हाथ जल गया। तब वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को डांटते हुए कहती है कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य की तरह मूर्ख है और मूर्खता भरी बातें कर रहा है। रोटी को बीच में से नहीं खाते, पहले उसे किनारे से तोड़ते हैं, फिर उसको ठंडा करके खाते हैं। ठीक है, तो इस बात को चंद्रगुप्त मौर्य सुन रहा था और वो फिर क्या करता है कि जैसे ही धनानंद के दोबारा उसने युद्ध शुरू किया तो वो सबसे पहले प्रांतीय उसके जो गवर्नर थे उनको हराना शुरू करता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने सीधा पाटलिपुत्र पर हमला किया तो धनानंद की सहायता के लिए उसके प्रांतीय गवर्नर पहुंच गए। अब चंद्रगुप्त ने सबसे पहले धनानंद की जो सहायता थी उसको ख़त्म किया, और जब धनानंद अकेला रह गया तब उस पर सीधा प्रहार किया और अंत में उसका अंत करके
मगध पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, इसको आगे देख लेना। ये एक मात्र स्टोरी है जो बहुत सी बुक्स में जो है प्रचलित है। उसके बाद में क्या हुआ, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, यानी कि मगध पर अधिकार करने के लिए धनानंद के साथ सबसे महत्वपूर्ण उसका युद्ध धनानंद के साथ था। जस्टिन एवं प्लूटार्क के व्रतों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से सहायता लेने का प्रयास किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस समय बहुत युवा था और सिकंदर एक प्रौढ़ व्यक्ति था। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के पास पहुंचा और अपने वक्तव्यों से उसे समझाने की कोशिश की, तो उसके बातों के अंदर डिफरेंस था, यानी कि उसके अंदर विरोधाभास उसको दिखा, जिससे सिकंदर जो है बहुत क्रुद्ध हो जाता है और कहता है कि इस व्यक्ति को पकड़ लो और ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसे खत्म कर दो। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, भारतीय साहित्य परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के प्रति भी नंद राजा अत्यंत असहिष्णु रह चुके थे। ठीक है, भारतीय परंपराओं में लगता है कि क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य नंद राजा के प्रति क्या थे, बहुत असहिष्णु थे। ठीक है, महावंश टीका के एक उल्लेख से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण के सीमांत प्रदेशों पर आरंभ हुए। यही वही स्टोरी बता रहे हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंत में उन्होंने पाटलिपुत्र को घेर लिया और धनानंद को मार डाला। ठीक है, वही बूढ़ी औरत वाली स्टोरी किसमें पता लगता है, महावंश के टीका के अंदर यह पता लगता है, यानी महावंश के ऊपर जो एक टिप्पणी लिखी है उसके ऊपर पता लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपनी साम्राज्य के विस्तार को दक्षिण में भी किया, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया और मामूल नागर नामक जो है प्राचीन तमिल लेखक, जिसने क्या लिखा, तेनेवेली जिले के पोदियल पहाड़ियों तक हुए चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमणों का उल्लेख किया है। यानी कि इस लेखक ने जो किया है, चंद्रगुप्त मौर्य के तमिल पहाड़ियों तक जो आक्रमण हुए उसका उल्लेख इसने किया है। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखों ग्रंथों से भी होती है। आक्रमण सेना में जो है युद्ध प्रिय किशोर लोग सम्मिलित थे, यानी जो लोग युद्ध करने में जो प्रवीण थे वो लोग उसमें जो है सम्मिलित थे। आक्रमण जो है कोंकण एलियमले पहाड़ियों से होते हुए कोंगू कोयम्बटूर के जिले में आए और यहाँ जो है पोदियल पहाड़ियों के तक जो है उन्होंने युद्ध किया। उसके बाद में क्या हुआ, दुर्भाग्यवश उपयुक्त उल्लेखों में मौर्य वाहिनी के नायक का नाम प्राप्त नहीं होता। यानी कि ये जो भी लेख ऊपर हमने पढ़े इनके अंदर मौर्य वाहिनी का नायक, यानी कि उसको जो सेना थी उसको लीड कौन कर रहा था उसका नाम नहीं पता, किंतु वंब मौर्य से प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का ही अनुमान जो है संगत लगता है। यहाँ पर एक वंब मौर्य का नाम मिलता है, वंब मौर्य, उसका जो है प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका तादात्म्य स्थापित किया जाता है। उसके बाद में क्या है, मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेखों में 14वीं शताब्दी का है। ये जो अभिलेख ऊपर मिला है वो कितना है, 14वीं शताब्दी का है, किंतु ग्रीक तमिल लेखों आदि के साक्ष्य के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती। यानी कि जो तमिल और ग्रीक जो लेख है उसके आधार पर क्या है कि इसकी ऐतिहासिकता को हम जुटला नहीं सकते। चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र की विजय भी की, ठीक है, और महाक्षत्रप जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि वैश्य पुष्यगुप्त यहाँ का जो है राज्यपाल था। अब चाहे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत फेमस अभिलेख है, इसको हम आगे की जब क्लास लेंगे तो बार बार इसका नाम लेंगे। तो इसके अंदर क्या है, पुष्यगुप्त नाम का एक राज्यपाल था जो कहाँ का राज्यपाल था, सौराष्ट्र का राज्यपाल था। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है दक्षिण भारत में आक्रमण किए होंगे। अब क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उसके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ था। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। अब क्या हुआ कि लगभग 305 ईसा पूर्व, कितने, लगभग 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने यह सोचा
कि जिस तरह से सिकंदर ने भारत पर हमला किया और बीच में ही अभियान छोड़कर सिकंदर को वापस जाना पड़ा, तो उसको पूर्ण करने के लिए कहाँ का, सीरिया का जो एक ग्रीक सम्राट था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम है, उसने सोचा कि मैं भारत पे हमला करता हूँ, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि अब उसका सामना किससे होगा, चंद्रगुप्त मौर्य से होगा। उसने अपनी सेना लेकर के 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर चढ़ाई कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे युद्ध में जबरदस्त पटकनी दी, जिससे क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत प्रभावित होता है और अपनी पुत्री जिसका नाम था हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। बदले में क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 हाथी गिफ्ट करता है और उसके बाद में उसे क्या, कांधार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त होता है। उसके बाद में कांधार और बलूचिस्तान के प्रांत, काबुल, ठीक है, हेरात, ऐसी जगह जो थी चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त होती है और संधि के द्वारा युद्ध खत्म हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर के आक्रमण को विफल कर देता है और ये युद्ध जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का लाइफ का अंतिम युद्ध था। अब एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ होती है कि सेल्यूकस निकेटर है अपना एक राजदूत भेजता है जिसने इंडिका लिखी, जिसका नाम था, सेल्यूकस निकेटर जो है अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। यह वृत्तांत इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्राय संपूर्ण राज्यकाल में युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में जो है बिताता है। ठीक है, उसका नाम था मेगस्थनीज नाम का जो है एक राजदूत वो भेजता है और उसने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी जो मौर्य साम्राज्य के संपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण जानकारी हमें इंडिका से मिल जाती है, क्योंकि जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और काफ़ी लंबे समय तक उसने अपनी सेवाएं वहाँ दी। अब क्या होता है, अंतिम जो है श्रुतकेवली जो है ये भद्रबाहु स्वामी और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आगमन को दर्शाता जो है श्रवणबेलगोला का ये अभिलेख है। ये ईंटों बनी हुई है, इसके ऊपर जो है छोटे छोटे अक्षरों में अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक है, श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार यानी कि जैन मुनि हो गए। जैन उसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, किसके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में। मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि यानी कि दिगंबर संप्रदाय को उसने जो है ग्रहण किया। अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, यानी कि क्या किया गया, उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के अंदर चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर जाकर के जैन धर्म ग्रहण कर लिया और भद्रबाहु के साथ उसने तपस्या वहाँ शुरू की और लास्ट के अंदर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दी। तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसके अंदर हम देखेंगे बिंदुसार और सम्राट अशोक किस तरह से मौर्य साम्राज्य को आगे जो है बढ़ाते हैं, जिसमें बिंदुसार का इतना ज़्यादा जो है महत्व नहीं है। उसने जो साम्राज्य उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य से उसे प्राप्त हुआ उसे बनाए रखा, लेकिन उसके बाद में अशोक के बारे में हम आगे की क्लासों में लगातार पढ़ेंगे। आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।